गुड इवनिंग बच्चों। पीवाईक्यू की तीसरी सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर, जहां पर आज हम तीसरी पीवाईक्यू की सीरीज के साथ बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पर। क्या क्वेश्चंस आ चुकी हैं बोर्ड में, कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या केसेज पॉसिबल हैं, इन सभी विषयों पर बात करेंगे। आपने जैसा कि अगर फर्स्ट और सेकंड सीरीज देख ली होगी तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप फर्स्ट सीरीज में क्या पढ़े हैं, सेकंड में थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आए, थर्ड सीरीज में हमारे पास और भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आ चुके हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के वो परफेक्ट क्वेश्चंस आपके सामने पेश किए जाते हैं। आइए देखते हैं कि ये कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिन्हें हमें डिस्कस करना है, क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। और ये 10 क्वेश्चन की एक नई सीरीज है जिसमें थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी तक एक में नॉर्मल से थोड़ा सा ऊपर, अभी नॉर्मल आपने क्वेश्चंस देखे, फिर एवरेज, अब एबव एवरेज क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें बहुत ही शानदार, जानदार और एकदम जोरदार सवाल आपको सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। आइए देखते हैं पीवाईक्यू की इस तीसरी सीरीज में हम क्या पढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बातचीत करते हैं। तो हमारा पहला सवाल है जिस पर हमें बात करना है, क्वेश्चन ये आया कि इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, बहुत सोचने का विषय है, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस है लेकिन ये एक अच्छे हैं, मजा आएगा आपको। कहा गया इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर वन इलेक्ट्रोड डबल दैट ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर द अदर इलेक्ट्रोड। आपको याद हो तो ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बताया जा रहा है। आपको अगर हम थोड़ा सा हेल्प करें तो हमने ऐसे पढ़ा था, हमने ये कहा था किस प्रकार से हम एक इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस को बनाते थे। हम कहते थे ये हमारा कैथोड होता था, ये हमारा एनोड होता था। बेटे अगर ये कैथोड होता था और दूसरा वाला जो पोर्शन हमें दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या होता था, एनोड होता था। तो हमने ये भी तो पढ़ा है कैथोड हमारा क्या होता था, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता था, एनोड क्या होता था, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता था। तो जो कैथोड और एनोड की बात हम कर रहे हैं तो हम कहते थे कि इसमें H प्लस आएगा और O2 माइनस, यानी कि हम इसमें फिलिंग किसकी करते हैं, हमने दिखाया कि इसमें वाटर हमने भर कर रखा हुआ है तो हाइड्रोजन आयन और ऑक्साइड आयन का जिक्र करते थे। तो हम कहते थे ऑक्साइड आयन हमारा कहां चला जाएगा, एनोड पर, और हाइड्रोजन कहां जाएगा, कैथोड पर। लेकिन क्वेश्चन ये था कि क्वेश्चन ये कह रहा कि व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर वन इलेक्ट्रोड डबल दैट ऑफ गैस कलेक्टेड ओवर द अदर इलेक्ट्रोड। कहते हैं इस इलेक्ट्रोड पर जो हाइड्रोजन जहां कलेक्ट हो रहा है ये हमेशा इस इलेक्ट्रोड पर जहां ऑक्सीजन कलेक्ट हो रहा है, ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में जो कैथोड है उस पर ज्यादा गैस यानी कि 2 गुना गैस कलेक्ट होगी। इसका रीजन क्या होगा, तो हम कहते हैं कि जो H2O होता है, H2O में जैसे मान लो आपने 1 मोल H2O लिया तो उसमें 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन तो 2 इसमें आएंगे ना, और इसमें कितने आएंगे, 1 ऑक्सीजन आएगा। इसलिए बेटा हम ये कहते हैं कि वॉल्यूम जो कैथोड पर होगा वह एनोड के रिस्पेक्ट में डबल पाया जाएगा। सिर्फ एकमात्र यही रीजन होता है इसका। ठीक है, तो ये तो हमारी कहानी हो गई कि काहे ऐसा होगा बच्चे, डबल क्यों होगा। इसके जस्ट आगे चलते हैं तो इसका आपको आंसर मिला क्या कि वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 2:1। कैसे 2:1 की बात अगर हम करते हैं तो आपको पता होगा H2O में क्या है, H2O में 2 मोल हाइड्रोजन है, 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 ऑक्सीजन के हैं। तो इसका मतलब इसका एटॉमिक रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। हम कहते हैं कि वाटर कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 2:1, दैट्स वाई वॉल्यूम ऑफ H2 इज डबल देन दैट ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वह ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में इसीलिए डबल दिखाई दे रहा है। शायद ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। हम इसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। देखिए कितना बढ़िया सवाल था। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन और भी अच्छा है, जरा देखिए कितना अच्छा है। इट हैज बीन फाउंड दैट मार्बल ऑफ Taj is getting corroded due to development of industrial areas around it. Explain this fact giving a chemical equation. कहा यह गया कि ताजमहल के बारे में आपने सुना होगा, तो कहा गया कि ताजमहल के
जो मार्बल्स हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे वो कोरोड होते जा रहे हैं। कोरोड होने का मतलब उनका कलर डाउन होता जा रहा है। कलर फेड क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चन आया हमारे दिमाग में। तो कहा यह गया ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एरियाज। लेकिन सवाल इसका है कि इंडस्ट्री या फैक्ट्री के डेवलपमेंट से, आगरा में ताजमहल है, लेकिन आगरा में अगर ताजमहल है तो वहां इंडस्ट्री और फैक्ट्री के डेवलपमेंट से ताजमहल की मार्बल का क्या संबंध है? ताजमहल के मार्बल्स, उनके अंदर कोरोजन का फिनोमिना क्यों हो रहा है, उनका जो कलर है वो फेड क्यों होता जा रहा है, कि क्या वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है क्या? अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो वो कौन सा केमिकल रिएक्शन है, यही आपसे पूछा गया है। सीबीएसई 2013 और 2015 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। कहा यह गया ताजमहल की इस कहानी में हमने ये कहा कि जो मार्बल होता है वो क्या कहलाता है, कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। कहा यह गया कैल्शियम कार्बोनेट जब इंडस्ट्री या फैक्ट्री कहीं पर लगेगी बेटा, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। जब वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो इसका मतलब CaCO3 में CO2 का एडिशन हुआ, यानी कि उसमें जब हम CO2 का एडिशन कराएंगे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन हो रहा है, यानी कि जो मार्बल्स हैं जब वो CO2 के कांटेक्ट में आती हैं तो क्या हो जाएगा, उनके अंदर तो चेंजेस आ ही जाएंगे। यानी कि हमने कहा कि जब कोई भी ताजमहल की जो कहानी बताएगी वो कोरोड क्यों हो रहा है, तो कहते हैं जो लाइम स्टोन है वह CO2 के कांटेक्ट में आ रहा है, जिसकी वजह से उसका कलर क्या हो जा रहा है, फेड होता जा रहा है, यानी खराब होता चला जा रहा है। ये इसकी कहानी बताएगी। आंसर आप सीधा देख लीजिए, क्या आपको दिया गया, कहते हैं कि जब ताजमहल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विच रिएक्ट्स विथ एसिड फॉर्म्ड बाय पॉल्यूशन ऑफ SO2 एंड NO2 फ्रॉम मथुरा रिफाइनरी एंड अदर इंडस्ट्रीज। कहा यह गया कि वहां पर जो कैल्शियम कार्बोनेट की कहानी बताई जा रही है, आप चाहे CO2 के रिस्पेक्ट में पढ़िए, चाहे H2SO4 HNO3, ये जो बात हो रही है कैसे हो रही है जरा देखिएगा। हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं इसको आपको। अगर CO2 के रिस्पेक्ट में डिस्कस करेंगे तो भी पता चल जाएगा, ऐसे डिस्कस करेंगे तो भी पता चल जाएगा। जैसे हमने ये कहा कि अगर हम CaCO3 की बात करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट है। अब अगर हम इसको CO2 के कांटेक्ट में लेंगे तो CO2 तो निकल रही ही फैक्ट्रियों से, जब यह H2O से मिलेगी तो यह क्या बनाएगी, ये पूरा मिलकर क्या बना लेगा बेटा, H2CO3 बना लेगा। इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट इससे भी मिल सकता है। अगर हम SO2 की बात करें तो SO2 जब O2 से मिलता है तो क्या बनाता है, SO3 बनाता है, और जब ये SO3 H2O से मिलता है तो क्या बनाता है, H2SO4 बनाता है। इसका मतलब H2SO4 की भी प्रेजेंस होगी, यानी कि जो सल्फर, अगर वहां फैक्ट्रीज से जो नाइट्रोजन, सल्फर, कार्बन, ये सभी चीजें निकल रही हैं, ऑक्सीजन से कांटेक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरह की ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करती हैं। और जब ये ऊपर की तरफ जाती हैं और जब बारिश होती है तो बारिश का पानी यानी जो H2O है जब इनसे मिलता है तो वह एक एसिड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो इसका मतलब SO2 O2 से मिला SO3 बनाया, SO3 H2O से मिला H2SO4 बना लिया। ऐसे ही NO2 हमारा क्या करेगा, जब H2O से मिला, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन गैस निकली, यह O2 से मिली, N2+O2। अब कहते हैं कि अगर NO2 बनाया, NO2 फिर किससे मिला, H2O से मिल गया, H2O क्या बना लिया, HNO3 बना लिया, यानी कि यहां से नाइट्रिक एसिड बन गया। तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, ये जो बन रहे हैं ये कहां जाएंगे, लाइमस्टोन पर ही तो प्रभाव डालेंगे। जब यह आपका एसिड रेन के रूप में नीचे आते हैं तो जब ये टाइल्स पर, मार्बल्स पर जाकर के गिरेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका कलर फेड हो जाएगा, क्योंकि एसिड रेन की वजह से, एसिडिटी की वजह से, पानी में एसिडिटी ज्यादा होने की वजह से उस कोरोड हो जाएगी, उसकी सतह क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, जिसकी वजह से उसमें जो रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी होती है वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए ताजमहल की ये बात आपको समझाई जा रही है। तो इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने ये कहा कि कैल्शियम कार्बोनेट को सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट कराया गया तो कैल्शियम सल्फेट, CO2 और H2O बन रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम HNO3 से ट्रीट करते हैं तो कैल्शियम नाइट्रेट H2O CO2 बन जाता है। तो कहा यह गया कि जो फैक्ट्रीज से SO2 NO2 ये गैसेस निकल रही हैं, ये जाकर के कहाँ, ये जाकर के ऊपर जब जाती हैं तो वाटर से कांटेक्ट होता है तो एसिड रेन होती है। एसिड रेन में ये हमारे एसिड्स के रूप में नीचे आते हैं, जब ये लाइमस्टोन के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से कोरोजन का यह फिनोमिना अपने आप स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ आपका सेकंड क्वेश्चन समाप्त होता हुआ। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, आपको याद हो तो ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने इसके पहले के सीरीज में भी सॉल्व कर लिए थे,
ठीक है, क्या था ये क्वेश्चन? कहते बेटा व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल, हाउ डज दिस कलर चेंज आफ्टर हीटिंग। याद आया, हमने कहा कि व्हाट इज द कलर ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल। अब जरा सुनना कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल की बात करते हैं तो यह एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है। हमने बताया था फेरस सल्फेट क्रिस्टल की अगर हम बात करते हैं, यह एक क्या है? हाइड्रेटेड सॉल्ट है। अगर यह एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है तो हम इसको कैसे समझेंगे? हम कहते हैं फेरस सल्फेट यानी FeSO4.7H2O के बारे में बातचीत की जा रही है। हम कहते हैं इसको हम हीट करेंगे, हम इसको हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा? Fe2O3 बन जाएगा। साथ में क्या बनेगा? साथ में SO2 बनेगा और क्या बनेगा? SO3 बनेगा, यानी कि Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कहते हैं कलर में कैसे चेंजेज हो जाएंगे? बिल्कुल कलर में चेंजेज हो जाएंगे। हमारा सल्फेट का पोर्शन है वो हमारा Fe2O3 बनेगा, तो यहां पर कलर में चेंजेज हो जाएंगे। हम बताते हैं आपको आगे। प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड ऑन स्ट्रांगली हीटिंग फेरस सल्फेट क्रिस्टल, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑकर्स इन इट्स चेंज। बड़ा ही आसान सा केस है। कहते हैं कि क्या होगा अगर हम इसको स्ट्रांगली हीट करते हैं, तो स्ट्रांगली हीट करेंगे तो बेटा यही होगा। और अगर हम हीट करके किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो इसका मतलब इस रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाएगा। शायद ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब हम थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं और इसके आंसर पर बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन कहां से होगा। इसका आंसर देखिए, क्या कहा गया? FeSO4.7H2O। ठीक है, यहां पर 4 है बेटा, ये क्या हो जाएगा? FeSO4.7H2O crystals are pale green in color, they become dirty white ऑन हीटिंग। इसका मतलब कलर इसका कैसा है? ग्रीन। और जब हम इसको हीट करते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है? डर्टी व्हाइट हो जाता है। ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए, 100% श्योरिटी है कि ये आ सकता है, क्योंकि यह क्वेश्चन हर सीरीज में आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, दूसरा तो अपना वही है, फेरस सल्फेट को हमने हीट कर दिया, Fe2O3, SO2 और SO3 ऑब्टेन कर लिया। हीट करते हैं इसलिए इसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, और ये हमारा 2 लगा दिया गया है। ये एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। इस प्रकार से हम इस रिएक्शन को आसानी से समझ पाते हैं बच्चे। अब हम इसके आगे चलेंगे तो अगली बात क्या करेंगे, जरा देखिए। कहा गया कि व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन पिन इज डिप्ड इन इट। कहते हैं कि आपको दिया गया कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन का कलर जो है वो क्यों चेंज हो जाता है अगर एक उसमें आयरन की पिन को हम डिप कर देते हैं, यानी कि लोहे की एक छोटी सी पिन को अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं तो उसका कलर क्यों चेंज हो जाता है? तो कलर इसलिए चेंज हो जाता है, यह क्वेश्चन CBSE 2012 में पूछा जाता है। जरा देखिए इसके कलर में क्या परिवर्तन आता है। कहा यह गया लोहे की एक छोटी सी पिन को हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देते हैं। जब हम इसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालेंगे तो कॉपर क्या करेगा? कॉपर की रिएक्टिविटी कम है आयरन से। आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर के रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है। आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है, कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है बेटा। तो आयरन क्या करेगा? कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। जब आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा तो ऐसी केस में Fe जाकर के SO4 से जुड़ जाएगा, कॉपर बेचारा होकर के बाहर निकल जाएगा। इस तरह से प्रोडक्ट के रूप में FeSO4 प्लस Cu आता हुआ आप देख पा रहे हैं। ये कॉपर सल्फेट हमारा कैसा होगा? इसका कलर अलग होगा और इसका कलर क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो ये जो कलर में चेंजेस आ रहे हैं ये क्यों आ रहे हैं? हम कहते हैं इसका कलर जो आपका शुरुआती दौर में था ये कैसा होगा? ब्लू। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? रेडिश हो जाएगा, थोड़ा सा रेडिश ब्राउन जैसा हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं या FeSO4 का कलर अभी आपने देखा, सॉरी रेडिश ब्राउन ने, FeSO4 का कलर अभी आपने देखा ग्रीन कलर का हो जाएगा। यहाँ ब्लू था, ये कैसा हो जाएगा? पेल ग्रीन कलर का हो जाएगा। इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं? समझ सकते हैं। शायद ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। CBSE 2012 में पूछा गया यह सवाल भी खत्म होता है। इसके जवाब में क्या मिला? कहते हैं आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टू फॉर्म आयरन सेकंड सल्फेट। अच्छा, कहते हैं कि आयरन रिएक्टिव ज्यादा है, यही तो हमने भी आपको बताया। आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है तो आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसलिए आयरन बड़े ही आसानी के साथ अपने नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे ही आयरन अपने नीचे वाले को डिस्प्लेस करता है तो ऐसी केस में वह क्या कर लेता है? आयरन सल्फेट बना लेता है, कॉपर बाहर
निकल गया, कॉपर डिस्प्लेस हो गया। आप देख पा रहे हैं कि कॉपर सल्फेट का कलर यहां पर क्या था, ब्लू था, और इसका क्या हो गया, ग्रीन हो गया। इसका मतलब कलर में भी इस प्रकार का कुछ चेंज आ गया। फोर्थ क्वेश्चन का अंत हो गया। आइए फिफ्थ क्वेश्चन पर बात करेंगे। पांचवें सवाल के साथ हम आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, कहा गया कि राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। बड़ा ही प्यारा सा सवाल है। कहते हैं फॉस्फोरस बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। कहते हैं सर कैसे होगा ये फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ये देखिए फॉस्फोरस हमारा P4 के रूप में पहले भी पाया जाता था, तो P4 प्लस Cl2 कर दिया बेटा। तो हम कहते हैं कि क्लोरीन की प्रेजेंस में हम इनको बर्न करते हैं तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड मिलता है, तो ये क्या बन जाएगा, PCl5 का फॉर्मेशन हो गया। तो हमने कहा कि प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिल गया, PCl5 मिल रहा है, यानी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड फॉर्म हो जा रहा है। अब ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। यहां पर 4 था तो यहां आप 4 लगा सकते हैं, 4 लगाते ही 5 4 जा कितना हो गया 20, तो ये कितना हो जाएगा 10। इस प्रकार से हम इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, यानी कि अगर नेचुरल गैस को बर्न करने की बात की जाए तो CH4 प्लस O2, यानी कि नेचुरल गैस यही होता है। अब जब नेचुरल गैस को आप बर्न करेंगे तो प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, CO2 प्लस H2, यानी कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ऑब्टेन हो जाएगा। हमने कहा कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, बिना कुछ सोचे समझे 2 लगा दिया। जब हमने 2 लगा दिया तो ऐसी केस में ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 और 2 4, ऑक्सीजन 4 हो गया, तो यहाँ क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। इस प्रकार से हम इसे आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। अगली केस में कहा कि द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, आपको मालूम होगा रेस्पिरेशन के अंतर्गत हम कहते हैं कि हम ग्लूकोज का ब्रेकडाउन की बात करते हैं। ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है तो C6H12O6 ये ग्लूकोज होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसका ब्रेकडाउन होता है, तो इस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, CO2 और H2O बन जाएगा। प्रोडक्ट में एक कार्बन डाइऑक्साइड आता है और दूसरा क्या बन जाता है, वाटर बन जाता है। आप देख पा रहे हैं कि 6 कार्बन है तो 6 यहां लगा लो ना, क्या दिक्कत है, 6 लगा लिया। 6 लगाने से क्या हो गया, ऑक्सीजन हमारा कितना हो जा रहा है, 6 2 12 और एक 13 आ रहा है, नहीं अभी रुको, हाइड्रोजन कितना है, 12 है, हाइड्रोजन 12 है, यहाँ कितना है 2 है, हम इसमें भी क्या लगा लेंगे 6, तो इसका मतलब हाइड्रोजन भी हमारा कितना हो गया 12। लेकिन ऑक्सीजन की बात करें तो 6 2 12 12 और प्लस 6 कितना हो गया 18, ऑक्सीजन कितना आ रहा है 18, तो यहाँ 6 है और यहाँ 2 है ना, 6 यहाँ हो गया और 18 हमें चाहिए। तो हम अगर यहां पर कहते हैं 6 2 6 लगा लेते हैं तो 6 2 12, 12 और 6 कितना हो जाएगा 18। इस प्रकार से यह रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन जाएगा। इस प्रकार से हम इसको आसानी से समझ पाते हैं। देखिए CBSE 2010, 2015 और 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया। अब देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फास्फोरस को उन्होंने P4 के फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया था, आप P4 के फॉर्म में लिखिए, आप P के फॉर्म में लिख लीजिए, ठीक है, लेकिन आप P4 लिखिए ज्यादा बेटर है, ठीक है, यहां पर आप P4 करके बैलेंस करिएगा। ये इक्वेशन आपका इधर हो गया। अब हम इसके और आगे चलते हैं तो 6th क्वेश्चन पर हम बात करेंगे और 6th क्वेश्चन में देखेंगे कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। गिविंग एन एग्जाम्पल लिस्ट 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन which makes a chemical equation more useful। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको एक एग्जांपल देना है और उस एग्जांपल के माध्यम से ये बताना है। 2015 में एक बार CBSE वाले ने इसे पूछ लिया, क्या पूछा, कहते हैं एक एग्जांपल दीजिए और लिस्ट 2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन which makes a chemical equation more useful। किसी केमिकल इक्वेशन को कौन सी ऐसी 2 चीजें हैं जो बहुत यूजफुल बना देती हैं। जरा देखिए इसका सीधा आंसर देखिए कहते हैं इट शुड इंक्लूड फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट, यानी कोई केमिकल इक्वेशन अगर कहीं दिया है, अगर उस केमिकल इक्वेशन को आप इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हो, इंफॉर्मेटिव बनाने का मतलब कि उसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन उसी केमिकल इक्वेशन में उस केमिकल रिएक्शन के बारे में दी जानी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, उस केमिकल इक्वेशन में आप फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट्स को मेंशन करेंगे, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो फिजिकल स्टेट है उसको आपको मेंशन करना पड़ेगा। जब आप फिजिकल स्टेट्स को, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट्स को उसमें मेंशन कर देंगे तो वो ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। दूसरा, इट शुड स्पेसिफाई कंडीशंस अंडर विच रिएक्शन टेक प्लेस, यानी कि आपको कंडीशन भी बतानी होगी कि यह रिएक्शन किस कंडीशन के अंतर्गत हो रहा है।
कंडीशन का मतलब टेम्परेचर, प्रेशर का एटलीस्ट आज की कंडीशंस के बारे में बात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने 2012 और सैंपल पेपर 2024 में आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। कहते हैं रिएक्शन ऑफ कंपाउंड एक्स विथ एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स। एक बार क्वेश्चन आया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें तो एक ही बार लिखा, मुझे लगता है 2-3 बार ही आ चुका है। देखिए कहा यह गया कि एक कंपाउंड एक्स है, उसका हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराते हैं और रिएक्शन कराते हैं और उसका यूज क्या करते हैं बच्चे, ज्वाइन रेलवे ट्रैक्स और क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। बिल्डिंग वाला याद करो, जो बिल्डिंग वाला पर्पज की बात करते हैं ना। तो जरा देखो एक कंपाउंड एक्स है, उसका एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, उसका यूज करते हैं रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करने में या क्रैक्ड मशीन पार्ट्स को ज्वाइन करते हैं। जैसे लोहे की कोई रॉड है या कोई गाड़ी है, घोड़ा है, कुछ भी आप देख ले, घोड़ा तो नहीं ज्वाइन हो सकता बेटा, लेकिन फिर भी हमने कहा कि अगर हम दो को ले जाकर के ज्वाइन कराते तो आप देखते हो कि बिल्डिंग मशीन जो होती है उसमें एक इतनी बड़ी सी रॉड लगाते हैं, वो रॉड धीरे धीरे गलती चली जाती है। याद करिएगा, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। वो रॉड जो होती है इतनी बड़ी से इतनी बड़ी के आसपास रहती है, वो मशीन में उसको सेट करता है, जैसे दबाता है तो चिंगारी निकलती है और वो धीरे 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 लोहा ज्वाइन हो जाता है। और वो एल्यूमिनियम की रॉड होती है जो वो क्या करता है, यूज करता है, बर्निंग करता है, जिसकी वो एल्यूमिनियम की रॉड होती है और वो आयरन के साथ क्या होती है, ज्वाइन हो जाती है। और आप देखेंगे कि थोड़ी देर में वो रॉड क्या हो जाती, खत्म हो जाती। तो वो किसके साथ रिएक्शन करता है, एल्यूमिनियम, आयरन के साथ वह एल्यूमिनियम की रॉड रिएक्शन करती है। अच्छा, इस रिएक्शन का नाम क्या होगा? अगर हम नाम की बात करते हैं तो इस रिएक्शन का नाम होता है थर्माइट रिएक्शन। क्या कहते हैं? थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। एक बैलेंस इक्वेशन आपसे पूछा, Fe2O3 के साथ रिएक्शन करा करके देखना था। देखिए ये क्वेश्चन कहा यह गया, द कंपाउंड X इज Fe2O3 और आयरन थर्ड ऑक्साइड, यानी कि वह एल्यूमिनियम की बात हम कर रहे हैं बेटा। देखो द कंपाउंड X इज Fe2O3 दिया गया, यानी जो कंपाउंड X है वो क्या है, Fe2O3 है। इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, थर्माइट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। एल्यूमिनियम प्लस Fe2O3 हीट कर दिया, Al2O3 प्लस Fe बन गया। यह पूरा प्रोसेस है 7th क्वेश्चन का, यानी कि एल्यूमिनियम की वो रॉड थी जो बिल्डिंग मशीन में यूज की जा रही थी, फेरिक ऑक्साइड के साथ उसका ट्रीटमेंट हुआ, लोहा है तो वो ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर ही लेगा, और जब हीट होगा तो Al2O3 बना लेता है और ये Fe हो जाता है। ये पूरा रिएक्शन था इसके अंतर्गत, इसको थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, पढ़ के रखिएगा। 7th के बाद 8th क्वेश्चन पे आते हैं, बड़ा ही प्यारा सवाल है। देखिए, इन अ स्कीमेटिक डायग्राम फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, एक आपको डायग्राम दिया गया है यहां पर। ये डायग्राम क्या कहता है, जरा देखिएगा। ये आपको जिंक के ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, जिंक के ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं। यह एक कोनिकल फ्लास्क है, इस कोनिकल फ्लास्क में जिंक के ग्रेन्यूल्स दिखाई दे रहे हैं। ये कॉर्क है और हम कहते हैं कि इस ग्रेन्यूल्स में हमने H2SO4 मिला दिया। जब हमने H2SO4 मिला दिया बेटा, तो ये क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा। ये हाइड्रोजन गैस हमारा इधर जा रहा है और यहां बेंट ट्यूब से जब इसको वाटर में पास कराया तो बबल्स निकल रहे हैं, बुलबुले दिखाई दे रहे। ये एक क्वेश्चन दिया गया, कहते हैं कि इन प्लेस ऑफ जिंक ग्रेन्यूल सेम अमाउंट ऑफ जिंक डस्ट इज टेकन। यानी क्वेश्चन ये कहा गया कि हमें तो जो समझ में आ रहा है वो ये है कि जिंक के साथ H2SO4 का ट्रीटमेंट कराया गया है, प्रोडक्ट में ZnSO4 बना है और साथ में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। ये हमारे समझ में आ रहा है। कहते हैं कि अगर जिंक ग्रेन्यूल्स की जगह पर हम डस्ट का यूज कर लें। अच्छा, एक छोटा सा सवाल कि फिर ये सर ग्रेन्यूल्स क्या होता है और डस्ट क्या होता है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे? ग्रेन्यूल्स और डस्ट में कोई बहुत खास डिफरेंस नहीं बेटा। जो जिंक डस्ट होता है वो पाउडर्ड फॉर्म में रहता है और उसी जिंक डस्ट को जब हम H2SO4 से ट्रीट कर देते हैं तो उसके बाद जो बनता है वो थोड़ा सॉलिड हो जाता है, कठोर हो जाता है, जो आप कह सकते हो वेस्ट मटेरियल, लेकिन वो वेस्ट नहीं होता, वो फिर से रिएक्शन करने लायक रहता है, वो थोड़ा टाइट हो जाता है, कठोर हो जाता है, उसी को हम जिंक ग्रेन्यूल कहते हैं। अब जरा देखिए, अगर हम जिंक के ग्रेन्यूल्स की जगह पर जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये तो जिंक ग्रेन्यूल्स के साथ कराए तब भी हाइड्रोजन मिल रही है। अगर आप जिंक डस्ट के साथ सल्फ्यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट कराएंगे बेटा, तो उस केस में हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन मैक्सिमम होगा।
यानी ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती हुई दिखाई देगी। बस रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बिकम फास्ट या मैक्सिमम, आप जो भी कर सकते हैं। देखिए दूसरा कहा गया इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज टेकन। अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की जगह पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं तो क्या होगा? जैसे ये जिंक है, इसकी जगह पर अगर हम HCl ले लेते हैं तो कुछ नहीं, ZnCl2 बन जाएगा और फिर ये H2 गैस बनेगी। कहते हैं अगला क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज टेकन इन प्लेस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का ट्रीटमेंट करा दें तो प्रोडक्ट में बेटा क्या बनेगा? Na2ZnO2 बन जाएगा और साथ में H2 गैस का इवोल्यूशन हो जाएगा। यानी Na2ZnO2 जो बनता है इसे हम सोडियम जिंकेट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? सोडियम जिंकेट कहते हैं। तो कुल मिला जुला करके प्रोडक्ट हमारा बिल्कुल बेहतरीन बन रहा है। इस प्रकार से हम इस रिएक्शन को अंजाम दे सकते हैं। शायद ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। कहा गया जिंक डस्ट विल रिएक्ट फास्टर, H2 विल बी लिबरेटेड एट फास्टर रेट। पहले का आंसर हो गया। यानी कि अगर हम जिंक ग्रेन्यूल्स की जगह पर जिंक डस्ट यूज करते हैं तो ये केस हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, बस उसका रेट फास्ट हो जाएगा। सेम वॉल्यूम ऑफ H2 विल बी फॉर्म्ड। अगर आप ZnCl2 बनाते हैं HCl के साथ रिएक्शन करा करके जिंक का, तो कुछ नहीं, वॉल्यूम हाइड्रोजन का सेम रहेगा। ऑन हीटिंग जिंक विथ NaOH हाइड्रोजन गैस विल बी फॉर्म्ड एट फास्टर रेट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ क्या क्या बेटा? सोडियम जिंकेट। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। कहा गया कैन कॉम्बिनेशन रिएक्शन बी एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कोई कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो सकता है क्या? हाँ जी हाँ, हो सकता है। Mg+O2 Ca+O2 ये सब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑक्सीडेशन दोनों सेम। हाउ विल यू टेस्ट विदर द गैस इवॉल्व्ड इन अ रिएक्शन इज हाइड्रोजन। आप इसका डिटेक्शन कैसे करेंगे कि जो गैस इवॉल्व हो रही है वो हाइड्रोजन ही होगी? आपको ये अगर पता करना है तो आप कहते हैं कि जो गैस इवॉल्व हो रही वो हाइड्रोजन ही होगी, तो हम कहते हैं उस गैस अगर निकलेगी तो उसका साउंड कैसा होगा? पॉपअप साउंड होगा। अगर पॉपअप साउंड जनरेट होता है, आप माचिस की तीली जलाकर उसके माउथ पर ले जाते हैं टेस्ट ट्यूब के, अगर वहां से पॉपअप साउंड जनरेट होता है तो गैस हाइड्रोजन गैस होगी। Why does copper not evolve hydrogen on reacting with dilute sulfuric acid? कहते हैं कि अगर कॉपर का हम H2SO4 के साथ ट्रीटमेंट कर देते हैं, यानी कि Cu का ट्रीटमेंट अगर हम H2SO4 के साथ करते हैं तो कॉपर हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं बनाता है? बेटा ये नो रिएक्शन होगा, क्योंकि यहां पर कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन ऊपर होता है, कॉपर नीचे होता है। तो कभी नीचे वाला ऊपर वाले को हटा नहीं सकता, जबकि ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है। इसलिए प्रोडक्ट नो रिएक्शन, इसलिए यह डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, यानी यहां डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात हम नहीं कर पाएंगे। CBSE 2016 और 2021 में लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस क्वेश्चंस के बारे में हम बहुत तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये ऊपर वाला क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। बाकी क्वेश्चंस नॉर्मल से। हम नेक्स्ट टर्न पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो 9th तो ये हो गया, यस कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैन बी कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे एग्जांपल Mg+O2 Ca+O2 ये ऑक्सीडेशन भी है, कॉम्बिनेशन भी है। ब्रिंग अ बर्निंग स्प्लिंटर नियर द गैस, इफ द गैस बर्न्स विथ पॉप साउंड इट इज हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इट इज बिकॉज कॉपर से हो गया, कॉपर लेस रिएक्टिव है इसलिए ऐसा हो रहा था। इसी के साथ इस सीरीज नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही जानदार, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इस लास्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे, जरा गौर करिएगा ये लास्ट क्वेश्चन क्या है। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल नाइट्रेट P, यानी कि आपको एक P मेटल दिया गया, ठीक है, इसको कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन है मेटल नाइट्रेट का। मेटल नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है बेटा। हमने कहा कि इसका मतलब हमने जो P लिया हुआ है, एक मिनट बेटा, हमने कहा कि जो हमने इसमें P कंसीडर किया, कैन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल नाइट्रेट P, तो इसका मतलब PNO3 हो सकता है, PNO3 का होल ट्वाइस हो सकता है। अब ये क्या होगा पता नहीं। कहते हैं इसका ट्रीटमेंट किससे कराया गया? सोडियम ब्रोमाइड,
NaBr से इसका ट्रीटमेंट करा दिया गया। ठीक है, कहते हैं टू फॉर्म येलो प्रेसिपिटेट Q, यानी यहां से एक येलो प्रेसिपिटेट Q ऑब्टेन होता है। कहते हैं Q ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट अंडरगोज डिकम्पोजिशन टू फॉर्म मेटल प्रेजेंट अलोंग विथ रेडिश ब्राउन गैस। ध्यान से सुनना, अगर इस Q, ये जो Q इसमें बन रहा है, कहते हैं अगर इस Q को हम क्या करते हैं, हम सनलाइट की प्रेजेंस में रख देते हैं। अगर इस Q को हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो बताया ये गया कि ये क्या बनाता है, एक रेडिश ब्राउन गैस बनाता है। कहते हैं कि डिकम्पोजिशन टू फॉर्म मेटल प्रेजेंट अलोंग विथ रेडिश ब्राउन गैस, यानी P ऑब्टेन होगा और एक रेडिश ब्राउन गैस बनती है। ठीक है, अच्छा पहले हम इनकी बात लिख लेते हैं जो ये पूरा कह रहे हैं, यानी कि रेडिश ब्राउन गैस ऑब्टेन होती है। कहते हैं आइडेंटिफाई P एंड Q, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन, लिस्ट द टू कैटेगरीज इन विच रिएक्शन कैन बी प्लेस्ड। अब जरा सुनिए, CBSE 2012 में क्वेश्चन आया, कहते PnO3 को NaBr के साथ ट्रीट किया गया। ट्रीट करने के बाद एक प्रोडक्ट बना Q। अब जरा देखना, अगर हम P की जगह पर और Q को सनलाइट, यानी कि इसका फोटो डिकम्पोजिशन पॉसिबल है, अगर हम इसका फोटो डिकम्पोजिशन करा देते हैं तो ये बन जाएगा। हम कहते हैं इस क्वेश्चन में अगर हम P की जगह पर AgNO3 ले लें, अगर सिल्वर ले लें, क्योंकि सिल्वर वाला केस ही हम यहां पढ़ते हैं, यानी अगर हम इसको ऐसे पढ़ लें तो AgNO3 को अगर NaBr से ट्रीट करा दिया जाए तो क्या बनेगा, AgBr बन जाएगा और NaNO3 बनेगा, यानी कि प्रोडक्ट में क्या आएगा, NaNO3 प्लस AgBr। इसका मतलब सर क्लियर हो गया, ये Q क्या है, ये Q हमारा AgBr ही तो है। इस AgBr को सनलाइट में रखे होंगे तो ये Ag अलग हो गया और रेडिश ब्राउन गैस Br2 हमारी अलग हो गई। बस यही तो रिएक्शन है। हाँ बिल्कुल यही है। इस रिएक्शन को हम ऐसे ही पढ़ते हैं जैसे आपको दिया गया। आइए इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। हम देख पाए क्या कि हमने AgNO3 का ट्रीटमेंट NaBr से कराया, AgBr बन गया, साथ में NaNO3 बन गया। हम कहते हैं ये डबल डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज प्रेसिपिटेशन है। क्यों? क्योंकि यहां से डबल डिस्प्लेसमेंट हुआ ही है, क्योंकि दो बार यहाँ Ag प्लस NO3 माइनस Na प्लस Br माइनस, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। क्यों? क्योंकि इसमें AgBr एक येलो PPT के रूप में ऑब्टेन हो रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसलिए यह एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। AgBr को फिर हमने कहा कि सनलाइट की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तो Ag प्लस Br2 ऑब्टेन होता है, यानी सिल्वर और ब्रोमीन बन जाता है। तो ब्रोमीन ही तो रेडिश ब्राउन कलर की गैस बताई गई। इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी नहीं बहुत अच्छी लगेगी। और बेटा मैं फिर कह रहा हूं कि कुछ नहीं पढ़ना है, जितना मैं आपको करा रहा हूं इतना सिर्फ कर लो। जो ये 8 नंबर के आसपास ये चैप्टर आ रहा है एग्जाम में, यानी कि 8 से 9 नंबर ये चैप्टर आएगा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। 8 से 9 नंबर अगर ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर आ रहा है तो ये मान के चलो ये 8-9 नंबर तो आपका बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि आपको बढ़िया समझ में आ गया होगा। और आज आप देख पाए होंगे ये सीरीज 3 जो हमने आपको कंप्लीट करा दी है, यानी कि टोटल हमारे पास जो सीरीज थी, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3, यानी कि हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं 1, 2, 3 के अंतर्गत, जहां पर 2 से 3 क्वेश्चंस लगभग आपको कॉमन मिले। वो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सीरीज में आपको दिखाई दे रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ बहुत अच्छा लगा होगा। और हम जितनी मेहनत आपके साथ कर रहे हैं, आप भी अगर उतनी ही मेहनत हमारे साथ कर रहे होंगे तो यकीनन मान के चलिए कि कहीं से कुछ भी गड़बड़ नहीं होने वाला है। जितना समय है आप कुछ मत करिए, केमिस्ट्री अब हमारी जिम्मेदारी है, बाकी सारे सब्जेक्ट आपकी जिम्मेदारी हैं। केमिस्ट्री सिर्फ व सिर्फ केमिस्ट्री को अब हमारी जिम्मेदारी छोड़ दीजिए। हर दिन आप हमारे चैनल पर आइए, 1 से 2 लेक्चर पढ़ते जाइए। हम रोज 1 से 2 लेक्चर आपको पढ़ाएंगे और वही 1-2 लेक्चर आप करते जाइए। एग्जाम तक पूरी 100% श्योरिटी है, गारंटी है कि अगर रिजल्ट आपका अच्छा न हुआ तो कहना जो क्वेश्चन बता रहा हूं इससे बाहर आ नहीं सकता।
बड़ी रिसर्च के बाद आपको समझा रहा हूं, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा बेटा। बस आप केवल लगातार ये सीरीज आप पढ़ते चले, क्वेश्चंस को समझते चले, बढ़िया जोरदार मेहनत करिए। हम उम्मीद करूंगा कि आप हमारे साथ भी लगातार कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। और वो कोऑपरेशन किस रूप में होगा, आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम भी देखो, एक कोटेशन आपको लिखा है क्या, क्योंकि हम भी चलते चलते थक जाता हूं मैं, फिर क्वेश्चन पे आकर रुक जाता हूं मैं। वही सेम आपकी ही कंडीशन है, मैं भी तो चलते चलते थक जाता हूं, लेकिन हमारे भी तो कुछ अपने सवाल हैं जहां पर आकर के हम रुक जाते हैं। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहेंगे, चैनल को फॉलो करते रहेंगे, और ये सब सेकेंडरी है, कैरियर फर्स्टरी। कैरियर पर फोकस बनाए रखें, जोरदार पढ़े, चीरदार पढ़े, मस्त पढ़े, मजा आएगा, गारंटी है। वापस फिर हमसे जुड़े कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। टुडे क्लास इज ओवर। थैंक यू।